एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे जो एसएससी जीडी में 22 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें मैथ के क्वेश्चन कैसे आए थे। पहला क्वेश्चन मैथ का क्या दिया हुआ था, इसमें दे रखा था हमें एक्स वाई और जेड तीन छात्र हैं। एक्स को वाई से 40% अधिक और जेड से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। तो इसमें हम पहले रेशियो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक्स और वाई का रेशियो बनाएंगे। एक्स और वाई का रेशियो बनाएंगे, क्या बोल रहा है, एक्स को वाई से 40% अधिक प्राप्त होते हैं। तो मान लेते हैं अगर वाई को 100 अंक प्राप्त होते हैं तो एक्स को कितने होंगे, 140 होंगे। फिर क्या बोल रहा है, और जेड से 20% कम प्राप्त हुए हैं। किसको, एक्स को। एक्स को है जेड से 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे हम जेड का रेशियो बनाएंगे एक्स के साथ, तो जेड का बनाएंगे। तो अगर जेड को 100 अंक मिलते हैं तो उससे 20% का मतलब 80 अंक मिलते हैं एक्स को। तो यहाँ पे इनका रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर 140 लिखेंगे, इधर 140 और इधर लिखेंगे 80। तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा हमें पास, 140। जेड के बराबर में क्या बचा, 140। और यहाँ पे एक्स के बाद सामने हमारे पास क्या बचा है अभी, 140 गुणा 80। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 112 और आगे जीरो। यहाँ पे y के सामने क्या बचा हमारे पास, 80। तो ये क्या बोल रहा है, यदि y को 140 अंक प्राप्त होते हैं, 480 अंक प्राप्त होते हैं, तो y को 80 की जगह क्या प्राप्त होते हैं, 480 अंक प्राप्त होते हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6। तो इसने क्या बता, जेड को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, जेड की वैल्यू क्या है, 140। तो इसको 140 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 480, जो हमारा ऑप्शन डी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें। दे रखा है, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 40% की हानि में बेच देता है। और बोल रहा है यदि वह उसे 30% कम मूल्य में खरीदता और उसे 125 रुपये अधिक मूल्य में बेचता तो उससे 50% का लाभ अर्जित होता। तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा है। तो इसके लिए मान लेंगे एक व्यक्ति है, वो 100 रुपये की कोई वस्तु लाया है, 100 रुपये की वस्तु लाया है वो व्यक्ति। ये क्या बोल रहा है, उसे 20% की हानि में बेच देता है। तो 100 की 20% हानि होगी तो मतलब उसको 80 रुपये में बेचेगा। फिर बोल रहा है यदि उसे 30% कम मूल्य में खरीदता, तो वो अगर उसे 30% कम में खरीदा मतलब 100 का 30% क्या होता है, 70, यानी उसे 70 रुपये में खरीदता। फिर क्या बोल रहा है, और उसे 125 रुपये अधिक मूल्य में बेचता तो उसे 50% का लाभ होता। तो उसे 50% का लाभ होता मतलब 70 पे उसको 50% का लाभ होगा। तो मतलब उसको कितना लाभ होगा, 3/2 का। तो 70 का 3/2 हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 105 आ जाएगा। फिर वो बोल रहा है उससे 125 अधिक मूल्य पर बेचता है, मतलब वो अभी वो वस्तु उसको 105 में पड़ी है और उसको उसने बेची थी पहले टाइम पे तो 80 रुपये में बेची। तो इसको कितने रुपए में अधिक में बेचना पड़ रहा है, 25 में। ये 25 की वैल्यू उसने दी हमें 125। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 25 5 125। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। तो उसने क्या बोला, हमें क्रय मूल्य फाइंड करना। क्रय मूल्य क्या हमने माना, 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 500। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 7,600 और 6,688 रुपये है। तो इसको कितने रुपए की छूट मिली है, तो उसको छूट को प्रतिशत में ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक व्यक्ति है वो उसी वस्तु को 7,666 रुपये उसके ऊपर अंकित मूल्य करता है, मतलब उसके ऊपर 7,600 रुपये का एक टैग लगा देता है। फिर उसको 6,688 रुपये में बेच देता है। तो उसको कितने रुपये कम में बेच रहा है, वो बेच रहा है उसको 912 रुपये कम में बेच रहा है। कितने पे, 7,600 पे। परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इसको इससे काटेंगे तो कितनी आ जाएगा, 12। तो इसका 12% की वो छूट दे रहा है। ऑप्शन हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रहेगा हमारे पास 12, 8 और 24 का महत्तम, मतलब उसका HCF हमें फाइंड करना। तो 12, 8 और 24 का हम HCF फाइंड करेंगे। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, इनमें से सबसे कॉमन आ रहा है 4। तो इसका ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राकेश, महेश और पुनीत मिलकर 20 मिनट में कुर्सी को बना देते हैं। तो हम लिख लेते हैं, यह आ गया राकेश R, यह आ गया महेश M और ये पुनीत P। ये 20 मिनट में एक कुर्सी को बना देते हैं। ये बोल रहा है राकेश और मोहित मिलकर उसे 25 दिन में बनाते हैं। राकेश
ये आर आ गया, ये मोहित एम आ गया, ये इसको मिलकर 25 दिन में बना देते हैं। तो ये बोल रहा है पुनीत अकेले उस कुर्सी को कितने दिन में बना सकता है। तो इन दोनों के हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 100। 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और इसको करेंगे तो 5 बार। तो इन तीनों के एफिशिएंसी हमारे पास है ये 5 और इन दोनों के ये 4। तो इससे अकेले पुनीत की एफिशिएंसी, इसको 5 में से 1 कटाएंगे तो कितनी आ जाएगी 4, तो 1 आ जाएगी। तो पुनीत के अकेले की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1। और ये बोल रहा पुनीत अकेला उस कुर्सी को कितने दिन में बना देगा। तो टोटल ओवर कितना 100, पुनीत की एफिशिएंसी 1, तो 100/1 क्या आएगा 100। मतलब पुनीत को पूरे 100 मिनट लगेंगे उस कुर्सी को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी धनराशि पर 5 वर्ष की साधारण ब्याज पर मूलधन के 20% के बराबर होती है। मतलब कोई धनराशि है वो 5 साल के अंदर है ना, वो जो मूलधन है उसका 20% के बराबर हो जाती है। तो ये बोल रहा है उस धनराशि को मूलधन के बराबर होने के लिए कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। तो हम पहले इसको मेथड से करेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई धनराशि है, मतलब पी है प्रिंसिपल, ये बोल रहा है रेट हमें पता नहीं है और टाइम लग रहा है 5 साल लग रहा है, और बटे 100 ये बोल रहा है वह धनराशि मूलधन का 20% हो जाएगी ब्याज के रूप में। तो हमारे पास मूलधन क्या है पी, और इसका 20% मतलब 20/100। अब यहाँ से हम रेट की फाइंड करेंगे। तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, इस 5 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, ये पी से पी कट जाएगा। तो रेट हमारे पास कितनी आ गई 4। रेट आ गई 4। ये बोल रहा कितने वर्ष में वह धनराशि जो उसके मूलधन के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे प्रिंसिपल, रेट हमने फाइंड किया 4 साल आ गई, टाइम हमें पता नहीं कितने साल में हो जाएगी, और बटे में 100। और वो धनराशि है ना, वो धनराशि वो ब्याज वो धनराशि बराबर हो जाएंगे। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी और जो प्रिंसिपल है वो दोनों सर बराबर हो जाएंगे, दोनों को पी पी मान लेंगे। तो इस पी से ये पी कट जाएगा, और ये 4 से इस बार काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 25 बार। तो टाइम लगेगा 25 साल का उसे लगेगा धनराशि को इसके बराबर होने में, 25 साल में बराबर हो जाएगी। अब इसको दूसरे तरीके से हम कैसे फाइंड करेंगे। मान लेते हैं कोई धनराशि वो 5 साल में है, वो 20% हो रही है। तो हम उस धनराशि को टोटल 100 मानते हैं किसी भी, मतलब अब वो 5 वर्ष में वो उस धनराशि का 20% हो रहा था, हम धनराशि को पूरी 100 मान लेते हैं। तो ये कितना गुणा इसका, ये 5 गुणा है, तो टाइम भी 5 गुणा लगेगा। तो 5 से 5 गुणा करेंगे तो 25 साल, डायरेक्ट भी 25 साल आ रहा है हमारे। किसी भी मेथड से करेंगे जिससे आपको अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 7 का हमारे पास बोल रहा है 48 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गेंद कितनी गोलाकार गेंद बनाई जा सकती है। तो इसको हम कैसे करेंगे। हमें पता है कि अगर किसी भी चीज़ को हम मेल्ट करके कोई दूसरी चीज़ बनाएंगे तो उसकी साइज में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन उसके वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसका चाहे कितना भी बढ़ा लें घटा लें, लेकिन उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। तो हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ इसका अर्धगोला मतलब हेमिस्फेयर, और वॉल्यूम ऑफ गोले मतलब स्फेयर और हेमिस्फेयर दोनों का हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है, और अर्धगोला मतलब हेमिस्फेयर का क्या वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब आयत होता है, आयतन उसका 2/3 पाई r³ होता है। अब यहाँ पे क्या है पाई है, पाई से पाई कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा 2r³ और इधर क्या बचा r³। अब हम इसकी वैल्यू पुटअप कर लेंगे। यहाँ पे गोले में त्रिज्या कितनी है इसकी 8 दे रखी है, और अर्ध गोले की हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है 48 दे रखी है। तो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे तो 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे 2 गुणा रेडियस क्या है r³ आर क्या 8 गुणा 8 गुणा 8। अब बराबर में इसको क्या दे रखा है r³, इसकी वैल्यू त्रिज्या कितनी है 48। तो 48 इंटू 48 जो करेंगे तो 8 से काटेंगे तो इसकी कितनी बार जाएगी 6 बार, इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 6 बार। ये 2 भी है, इसको 2 से काटेंगे तो 3 बार। यहाँ पे क्या बता 3 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 गुणा 6 कितना आ जाएगा 36। 36 गुणा 3 करेंगे तो कितनी आ जाएगा हमारे पास 108। तो ऑप्शन ए सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्या दे रखा है 8 नंबर का है। दे रखा किसी धनराशि पर 8 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपये हो जाता है। मतलब और कोई प्रिंसिपल है हमारे पास पी, मान लेते हैं पी प्रिंसिपल है हमारे पास, और टाइम लग रहा 8 साल, और रेट दे रखे 10% की दर से वो प्रिंसिपल क्या हो जाता है 8,000 रुपये हो जाता है, मान 8,000 रुपये हो जाता है वो, और बटे में
100। अब यहाँ से हम प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए एक जीरो से यहाँ से एक जीरो कट जाएगा और ये 8 से कटेगा, ये कटेगा 1000 बार, 1000 बार, और ये एक जीरो ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारे पास 10,000 प्रिंसिपल हो जाएगा। ये बोल रहे हैं उसी धनराशि पर मैंने इस 10,000 के ऊपर ही 3 वर्ष के लिए प्राप्त 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब इस 10,000 रुपये के लिए 3 वर्ष के लिए हम देंगे ब्याज के ऊपर, तो उसका ब्याज कितना ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको ट्री मेथड से करेंगे सोल्व। हम मान लेते हैं 10,000 रुपये है यहाँ पे हमारे पास। अब इसको हम 3 साल के लिए ब्याज पे देंगे तो क्या करते हैं हम 3 लाइन खींचते हैं। 10% को क्या बोलते हैं 1/10, फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 होती है। तो 10,000 का 1/10% कितना होगा, 10% क्या होगा 1,000 रुपये होगा। मतलब पहले वर्ष उसको 1,000 रुपये मिलेंगे ब्याज के ऊपर, फिर अगले वर्ष फिर ब्याज पे मिलेगा तो 10,000 पे फिर ब्याज मिलेगा 10% की दर से, तो फिर 1,000 रुपये मिलेंगे। और इस पे भी मिलेगा उसको ब्याज पे, तो इसके ऊपर उसको कितना मिलेगा 100 रुपये ब्याज मिलेगा। 1,000 का 10% का था 100 रुपये। फिर तीसरी वर्ष मिलेगा, तीसरी वर्ष मिलेगा सभी पे ब्याज मिलेगा। तीसरी वर्ष यहाँ पे 10,000 पे ब्याज मिलेगा तो उसको कितना मिलेगा 1,000 रुपये मिलेगा। फिर तीसरी वर्ष इस 100 रुपये पे भी इसको ब्याज मिलेगा तो 100 रुपये पे ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा 10। इस 1,000 रुपये भी उसको ब्याज मिलेगा, इस वाले 1,000 रुपये तो उसको कितना मिलेगा 100 रुपये मिलेगा ब्याज का। और इस 1,000 रुपये पे भी इसको ब्याज का मिलेगा तो कितना मिलेगा 100 रुपये उसको ब्याज का मिलेगा यहाँ पे भी। तो टोटल उसको कितना ब्याज मिल गया 1,000 यहाँ पे मिल गया, 1,000 यहाँ मिल गया, 1,000 यहाँ मिल गया, तो 3,000 तो इनको ऊपर मिल गए। और यहाँ पे 100 और 100 300 ये मिल गए, 10 एक और मिल गए, तो 310 रुपये और मिल गए। तो टोटल उसको कितने मिल गए 3,310 रुपये ब्याज के मिल गए। ये हमसे पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी 9 का क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जरूर है एक व्यक्ति 1 रुपये में 20 की दर से कुछ पेन खरीदता है। यहाँ बोल रहा है एक आदमी है वो 1 रुपये में 20 पेन खरीद रहा है। बोल रहा है 1 रुपये में 15 की दर से बेचता और 1 रुपये में 15 की दर से बेचता हो तो उसको लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब एक आदमी है वो 1 रुपये में 20 पेन तो ला रहा है और 1 रुपये में 15 पेन बेच रहा है, तो उसको यहाँ पे लाभ हो रहा है कितने पेनों का लाभ हो रहा है, उसको 5 पेनों का लाभ हो रहा है। किस पे लाभ हो रहा है 15 पे, और परसेंटेज के लिए हम 100 से गुणा करेंगे तो इसको करेंगे 5 से, तो 5 से 15 और 100/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 33.33, तो उसको इतना प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का ये हमारे को क्या दे रखा है, किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करने के बाद 10% का लाभ होता है। यानी एक आदमी है वो एक 100 रुपये की वस्तु ला रहा है, वो बोल रहा है उसको 10% की छूट दे रहा है, मतलब उसको 90 रुपये में वो बेच रहा है और 90 रुपये में बेच के भी उसको 10 का लाभ हो रहा है, मतलब उसको 110 रुपये कमा रहा है वो 10% का छूट देने के बाद में। तो बोल रहा है अगर वो कोई छूट ना दे तो उसको लाभ कितने का होगा। तो यहाँ से जीरो को ही जीरो काट देंगे, तो अगर वो कोई भी छूट ना दे तो उसको कितना लाभ होगा 9 से 11। कितना छूट नहीं दे रहा वो, मतलब कितने की छूट नहीं देगा तो लाभ होगा 2 का होगा, क्योंकि 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। और कितने पे लाभ होगा 9 पे, परसेंटेज के लिए हम करेंगे 100 से गुणा, तो 2/9 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 22.22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन में पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 42 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा 3 2 जा 6 और 4 3 12, 126 आएगा। आगे दे रखा प्लस 25 दिए 75, फिर दे रखा माइनस 7 को करेंगे डिवाइड तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और गुणा 5, 5 दूनी कितना होगा 10, तो यहाँ पे आएगा 10, तो 75 में से 10 गया तो 65, और 65 को इसमें हम जोड़ देंगे, तो 65 को इसमें जोड़ेंगे तो 191 में हमारा आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा 12 का हमें, पूरा निम्न में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27 36 और 56 12 10 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो इसको हम बाई ऑप्शन देखते हैं। अब हमें पता है कि 10 से वही डिजिट डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 आएगा। अगर 0 एक ही डिजिट के बीच में आ रहा है ना, इसके आ रहा है किसी के नहीं आ रहा है, एक इस डिजिट के बीच में लास्ट में 0 आ रहा है, जो इसे 10 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। ये बोल रहा है कौन सी संख्या जो पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः मतलब कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। तो आपको पता है 10 में लास्ट में 0 आएगा, वही डिजिट पूर्णतः उससे विभाजित होगी। ये हमारा आंसर हम बाई ऑप्शन डायरेक्ट कर लेंगे। 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 है। तो मतलब यहाँ पे 14 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत वर्ष कितनी है 17 वर्ष उनकी औसत आयु है। तो उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 17 गुणा 14, तो कितना आ जाएगा 238। ये बोल रहा है
यदि वह कक्षा में 32 वर्ष का एक नया विद्यार्थी शामिल हो जाता है, तो मतलब उनका टोटल क्या है 238 है, इसमें एक 32 साल का बच्चा और आ जाता है, इसमें नया शामिल हो जाता है, तो उनका टोटल कितना हो जाएगा 270। तो बोल रहा है तो इन 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी, तो 14 एक 15 हो जाएंगे, 14 थे और एक आ गए 15, टोटल विद्यार्थी 15 हो गए, तो इसको 15 से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 एकम 15, अब 18 मतलब इसका आंसर 18 आ जाएगा हमारे पास, 18 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गए, इसकी औसत वैल्यू 18 आ जाएगी। अब करते हैं 14 का अगला क्वेश्चन क्या दे रहेगा, तीन संख्याओं का ये योग 1 2 3 मतलब 123 है, यदि पहली और दूसरी संख्याओं के बीच का औसत 3 4 है और दूसरी और तीसरी का संख्याओं के बीच का अनुपात है वो 3 और 5 के अनुपात में है, तो दूसरी जो संख्या वो हमें ज्ञात करनी है। तो इसको हम पहले अनुपात को सोल्व करेंगे, तो ये बोल रहा है कि पहला और दूसरी का अनुपात क्या दे रखा हमें 3 और 4 दे रखा है, बोल रहा है कि दूसरी और तीसरी का अनुपात 3 और 5 है, तो दूसरी ये संख्या ये और तीसरी ये 5, तो इनको सिंपली करेंगे तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये कितने आ जाएगा 3 3 9, 3 चौके 12 और 3 पंजे 20। ये बोल रहा है उनका संख्याओं का योग 123 है, तो इन सभी का योग कितना होगा 20 12 और 9 का योग होगा 41, और 41 की वैल्यू दे रखा हमें 123, तो इसको 123 बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे, तो बोल रहा दूसरी संख्या क्या, दूसरी संख्या क्या है 12, तो 3 को 12 से करेंगे तो 36, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको अगर ये नहीं सोल्व करना चाहते तो डायरेक्ट ये भी दे सकते हैं, तो दूसरी संख्या क्या 12 है, तो इसको 12 से मल्टीपल होगा, वही हमारा ऑप्शन होगा, तो हम 12 का मल्टीपल भी देख के इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 का, ये क्या बोल रहा है, तीन संख्याओं का अनुपात है वो 6 8 और 9 है, 6 8 और 9 है, यदि तीनों संख्याओं का योग है 460 है, तो तीसरी तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो बड़ी संख्या इनमें से अनुपात में देखते हैं पहले, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है 6 8 और 9 में से बड़ी संख्या क्या है 9 बड़ी संख्या है, तो कोई भी डिजिट होगा वो हमारा 9 का मल्टीपल होगा, ये तो हमें पता चल गया, और हमें पता 9 की डिविजिबिलिटी वो होती है कि सब सारे डिजिटों का सम होता है वो 9 से डिवाइड होगा, तो ही वो डिजिट है 9 से वो होगा गुणनफल 9 का। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सम क्या होगा 1, तो 1 9 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा, इसका क्या होगा 6 1 7 ये भी नहीं होगा, और ये क्या है 2 1 3 ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या 8 1 9 9 9 की टेबल में आता है, तो ये डिविजिबल होगा, तो हम इसको बाई ऑप्शन सीधा भी कर सकते हैं कि यहाँ डिविजिबिलिटी रूल से देखते। अब इसको सोल्व करना चाहते हैं तो हम पूरा इसको लिखेंगे कि पहले लिखते हैं, अगर सोल्व करना चाहेंगे पहले हम इसको जोड़ेंगे 6 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 8 कितना होगा 17, और 17 में से 6 जोड़ेंगे तो कितना 23 आएगा, फिर 23 की वैल्यू कितनी आएगी 460 आएगी, फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इसमें सबसे बड़ी संख्या 9 है तो फिर 9 का डिवाइड करेंगे, हम उस मेथड से भी कर सकते हैं, हम इसको काटेंगे तो मतलब 23 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 2 बार जाएगा, आगे 0 20, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 20, तो 9 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको 20 से करेंगे तो 180, ऑप्शन वही आना, लेकिन हम पहले प्रोवाइडेड डिजिबिलिटी रूल को देंगे ताकि हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, हमें आंसर निकालने से मतलब रहता है एग्जाम में, मेथड का कोई नहीं देखता वहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे क्या दे रखा है इसने, 16 का क्वेश्चन दे रखा हमें, ये क्या बोल रहा है, एक नाव एक समान चाल से 74 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब एक नाव है वो एक कंटिन्यूस स्पीड से वो 54 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो कवर करती है, ये बोल रहा है यदि नाव की चाल में 3% की वृद्धि हो जाती है तो समान दूरी को 3 घंटे कम में कर लेगी, तो नाव की मूल चाल मतलब उसकी इनिशियली क्या चाल थी उसको लिख लेंगे, मान लेते हैं उसकी इनिशियली चाल x थी, हम x किलोमीटर पर आवर इसकी मान लेंगे, पहले उसकी चाल थी, तो हमें टाइम बताया, टाइम बराबर क्या था डिस्टेंस अपन में स्पीड, तो पहले उसको कितना टाइम लगता था, टाइम बराबर क्या लगता है उसको डिस्टेंस क्या है 54 किलोमीटर उसको पार करनी थी, उसको टाइम लगने के लिए हमें स्पीड मानी थी x, मतलब पहले उसको 54/x उसको टाइम लगता था, फिर वो बोल रहा है उसने 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा ली है तो उसको 3 घंटे कम लगते हैं, तो उसमें टाइम निकालने के लिए उसको 54 किलोमीटर की स्पीड तो फिर भी तय करनी है, और उसने अपनी स्पीड पहले से 3 बढ़ा ली है तो x+3 आ गया, ये बोल रहा है इस प्रोसेस में उसको 3 घंटे कम लगते हैं, तो इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 3 घंटे का आएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, तो इसको लिए हम बाई ऑप्शन इसको सोल्व करते हैं, बाई ऑप्शन हम इसको उठा के रखते हैं, तो पहले हम इसको रखते हैं 6 रखते हैं इसमें, तो 54/6 लिखेंगे, तो हम तो कितनी बार कटेगा 9 बार, 9 5 9 9 5 9 6 51 6 बार कटेगा, फिर यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 6
तो 6 3 क्या होगा 9। 9 को इसको 54 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। तो इसको डिफरेंस देखेंगे तो 3 3 बराबर 3। तो ऑप्शन हमारा ये 6 राइट है। और कोई ऑप्शन रख के हम सोल्व करेंगे तो हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं होगा, तो हम इसको बाई ऑप्शन करेंगे तो हमारा आसानी से हो जाएगा। ऐसी इक्वेशन बनने के बाद अगर इसको वैसे सोल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा इक्वेशन बन जाएगी। तो इससे पहले हम इसको बाई ऑप्शन ही रख के देख लेंगे। तो हमारा ऑप्शन इसमें ए आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 17 का। एक क्वेश्चन क्या हमारा S1 एंड S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों का 35 अधिक है। मान लेते हैं ये है S1 और ये है S2, इनका औसत है ये बोल रहा है S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों का 35 अधिक है, यानी ये 35 अधिक है किससे, S2 और S3 के औसत से। अगर S2 S3 का औसत से अधिक है 35, तो हम इसको 3 प्लस कर 35 इसमें प्लस करेंगे तो दोनों का औसत क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम सिंपली सोल्व कर लेंगे। तो इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम यहाँ से, तो ये बटे में 2 इसके चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 35 दूनी 70 हो जाएगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा। अब इसको ये 2 से ये 2 काट देंगे तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे आगे, S3 द्वारा प्राप्त अंक 75 है। तो ये S3 है ना, इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 75 दे रखी है, 75 दे रखी है। तो S3 की वैल्यू क्या दे रखी है 75। तो यहाँ पे 70 ये एक है, 75 एक ही है, और ये 70 और 75 को जोड़ेंगे तो आपस में कितना आ जाएगी 145 आ जाएगा। ये S2 है और इधर भी S2 है, ये कट जाएगा। इधर क्या बचा S1 बराबर क्या बचा 145। तो हमें क्या पूछा S1 की वैल्यू पूछी है जो 145 आ गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 का। ये क्या दे रहा है, M के मान के लिए M के किस मान के लिए 9 मतलब ये कोई डिजिट है, ये 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो M की क्या वैल्यू हो सकती है, हमें M की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। हमें अभी आपको पहले भी बताया था कि 9 से वही संख्या डिविजिबल होगी जिसके जो डिजिट का सम होता है वो 9 से मल्टीपल होना चाहिए। तो इनका हम डिजिट सम देखेंगे, तो डिजिट सम देखेंगे तो पहले क्या है 5 8 5 2 4 M। तो इनको हम सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 5 10 10 और 5 8 और 2 क्या आएगा 10, और आगे क्या है 4 प्लस M। तो ये कितना आएगा 24 प्लस M बराबर क्या आएगा 9। तो 24 9 से डिविजिबल नहीं होता। कितनी बार डिवाइड होता है 9 9 18, मतलब 18 तक कट सकता है क्योंकि आगे 27 आएगा। तो ये 9 से काटेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 18 तक कट सकता है तो आगे रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 6। तो 6 प्लस M बराबर क्या आएगा 9। तो अब इसको M की वैल्यू फाइंड करने के लिए 6 को इधर 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो M की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ऑप्शन हमारा थर्ड वो राइट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या दे रहा है। मनीष अकेले को 48 दिन में पूरा कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम को मनीष से आधे समय में पूरा कर सकता है। तो वे दोनों एक साथ मिलकर उस पूरे काम के 1/4 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसके लिए पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी ये मान लेते हैं मनीष मतलब M मान लेते हैं मनीष को, और ये क्या दे रखा है प्रताप दे रखा है, इसको हम P मान लेंगे। ये बोल रहा है प्रताप अकेले उस काम को मनीष से आधे समय में पूरा कर लेगा, मतलब मनीष उस काम को मान ले करने में 2 दिन लेता है तो प्रताप उसको 1 दिन में पूरा कर लेगा, उसको आधा दिन में ही पूरा कर लेगा। ये बोल रहा है मनीष उसको 48 दिन में पूरा कर लेता है, तो मनीष उसको 48 दिन में पूरा कर लेता है। और मनीष की एफिशिएंसी है हमारे पास 2 और इसकी प्रताप की 3, तो वो दोनों साथ मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इन दोनों की एफिशिएंसी 2 और 1 कितनी होगी 3, इन दोनों की एफिशिएंसी 3 हो गई। और बोल रहा है उस काम का 1/4 भाग, तो ये मतलब 48 का इस काम का 1/4 भाग वो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, फिर 3 से काटेंगे 3 चौक 12। तो मतलब वो दोनों मिलकर उस काम का 1/4 भाग है वो 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का है, हमारे को क्या दे रखा है, एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है। मान लेते हैं क्लास है उसमें टोटल 100 बच्चे हैं, उस 100 में से 40% लड़के हैं। तो 40 उसमें क्या हो गए लड़के, 100 का 40% का था 40, और शेष मतलब बच के कितने 100 में से 40 घटाएंगे तो 60, मतलब 60 उसमें लड़कियां बची हैं और लड़कियों की संख्या 54। तो 60 की वैल्यू हमें दे रखी है 54 दे रखी है। तो उसमें लड़कों की संख्या पूछी, तो लड़कों की संख्या फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लड़के हैं 40 और ये लड़कियों की वैल्यू है 60 और दे रखा हमें 54। तो इसको हम सोल्व करेंगे 0 से, ये 0 बार, ये 2 से काटेंगे तो 2 बार, और ये काटेंगे 2 से तो 3 बार, और इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, और क्या बचेगा हमारे पास आगे 24। तो
3 8 जा 24। तो यहाँ 2 गुणा 18 कितना बची के 18 दूनी 36, तो हमारे पास आंसर आएगा 36। तो हमारा ये पेपर था मैथ का। और आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कितने क्वेश्चन इनमें से आते थे। ये पेपर है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये 22 तारीख को आया था, सेकंड शिफ्ट के अंदर आया था हमारे